हेलो सर। हेलो।
हेलो एरियन, गुड मॉर्निंग। है सब लोग? Yes, एवरीवन इज good देयर? morning. यस। सब लोग हैं या फिर कहीं गए? आ जाओ सब लोग। ओके, सो हाउ इज गोइंग ऑन? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक? कोई किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, किसी ने प्रैक्टिस किया ही नहीं, ऐसा कोई है? आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एवरीवन इज डूइंग प्रैक्टिस और नॉट? आई गेस कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। किया है प्रैक्टिस सबने, क्या नहीं किया? यस सर, मैंने किया इस इंस्टेंस आया, बट ये कल वाला राउट 53 नहीं किया सर मैंने। ओके ओके, यस। बाकी बाकी लोगों ने Yes, करे सर। किया? कोई इशू, प्रॉब्लम, कुछ आ रहा है प्रॉब्लम या नहीं आ रहा है? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम फिर से वो रिपीट वीडियो करते हैं ओके, रिकॉर्डेड। रिपीट रिपीट करने से हो जाता है, राइट? हम्म। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो। ओके देन, फाइन। तो अभी AWS रिलेटेड जो भी हमारा था, ओके, लगभग AWS इज नाउ डन। ओके, जो भी हमारे को रिक्वायर था, और भी काफी सारे फीचर्स हमको AWS के थ्रू देखने हैं। ओके, दोज थिंग्स वी विल सी लेटर। जैसे जो जो हमको रिक्वायर रहेगा, ओके, उस टाइम पे हम फिर से AWS में जाएंगे और वो फीचर हम लर्न करेंगे। सिर्फ AWS हम स्पेशली लर्न नहीं करेंगे। वाइल डिप्लॉयमेंट ऑल्सो हमको काफी सारी चीजें AWS की यूज करनी है। दैट टाइम वी विल लर्न AWS अगेन। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो सबका। कैमरा ऑन हो गया किसी का? ओके, कैमरा एंड माइक ऑफ कर दो। ओके, ओनली लिसन एंड कोई भी क्वेरी होगा देन वी कैन डिस्कस एट लास्ट। ओके ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट लिनक्स, बिकॉज जो भी कुछ हमको CI/CD पाइपलाइन या फिर डेवऑप्स में जो भी कुछ हमारा एक्टिविटी होता है, उसमें सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लिनक्स। ओके, बिकॉज विदाउट लिनक्स वी कैन नॉट इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन, और फिर जो भी कुछ हमको डेवऑप्स में जो एक्टिविटी करने हैं, वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए लिनक्स ये भी बहुत जरूरी है। तो हमने बेसिक जो AWS है, क्लाउड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने देखी, क्लाउड जो होता है, क्लाउड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की, और क्लाउड के जो बेसिक फीचर्स होते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम लिनक्स के कुछ कमांड्स जो है वो हम लर्न करेंगे। लिनक्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है कमांड लाइन थ्रू, वो हम देखेंगे। बिकॉज जो GUI होता है उसके थ्रू तो हम कोई भी जो मशीन होगा या फिर कोई भी है वो एक्टिविटी कर सकते हैं। बट अगर उसको हमको पूरे कमांड लाइन से अगर एक्टिविटी करनी है, कमांड लाइन से वो अगर OS एक्सेस करना है, OS मैनेज करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बिकॉज सारी चीजें हमको वर्चुअली अंडरस्टैंड करनी होती है और वर्चुअली ये सारी चीजें हमको करनी है। ओके, तो अभी हम ये लिनक्स जो है, लिनक्स पूरा कैसे मैनेज करेंगे उसको हम देखेंगे। लिनक्स के लिए हमारे पास जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया है AWS में, वही वर्चुअल मशीन हम यूज करेंगे, और वो मशीन हम पुट्टी से या फिर SSH क्लाइंट से, कोई भी SSH क्लाइंट रहेगा, उस SSH क्लाइंट से हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और उस मशीन में, लिनक्स के उबंटू मशीन में, हम ये सारी कमांड जो है वो यूज करके उस लिनक्स मशीन को हम मैनेज करेंगे। ओके, उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करना हो या फिर उसमें यूजर्स क्रिएट करना हो, जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिनक्स कमांड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, तो AWS का जो हमारा इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस को हम पहले शुरू करते हैं।
एंड देन वी विल कनेक्ट दैट इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस में हम लिनक्स के कमांड थ्रू लिनक्स का जो भी है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और लिनक्स रिलेटेड अदर कमांड्स और लिनक्स मैनेजमेंट के थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। EC2 इंस्टेंस में हमने उबुंटू मशीन इंस्टॉल किया था। जिस लोगों ने EC2 इंस्टेंस EC2 का सेशन नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। EC2 इंस्टेंस इज अ वर्चुअल मशीन, ओके, जो कि हम क्लाउड में इस मशीन को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका इंस्टेंस हमारा रनिंग रहता है। इसको इंस्टेंसेस में जाके हम देख सकते हैं, और जब हम ये इंस्टेंस लॉन्च करते हैं या फिर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट टाइम वी विल गेट अ की पेयर, ओके, जो की पेयर पब्लिक की और प्राइवेट की का ये की पेयर बनता है। पब्लिक की जो है वो हमारे AWS के मशीन में इंस्टॉल होता है, और जो प्राइवेट की होता है वो हमारे पास होना चाहिए, ओके, जो कि जब भी हम ये की बनाते हैं दैट टाइम एक पीपीके फाइल हमारा इंस्टॉल हुआ था, या फिर PEM फाइल भी होता है, वो फाइल हम इसको हमारे सेफली हम उसको रख सकते हैं एज अ प्राइवेट की, और उस प्राइवेट की से हम हमारा जो भी इंस्टेंस रहेगा उस इंस्टेंस को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को अभी हमने स्टॉप किया था फॉर बिलिंग पर्पस, बिलिंग नहीं होना चाहिए इसलिए। तो अभी इस इंस्टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन एक्शंस इंस्टेंस स्टेट एंड स्टार्ट इंस्टेंस। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इंस्टेंस पेंडिंग स्टेटस में जाएगा, उसके बाद ये रनिंग स्टेट में जाएगा। वंस इट इज रनिंग स्टेट, देन हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए इस इंस्टेंस का हमको पब्लिक आईपी जो है वो चाहिए। जब भी ये इंस्टेंस रन हो जाएगा, रन होने के बाद इस इंस्टेंस को, इस मशीन को एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा, और उस पब्लिक आईपी के थ्रू हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक जो है दैट इज पब्लिक आईपी, और दूसरा जो है वो प्राइवेट की हमारे पास चाहिए। जब हमने ये इंस्टेंस क्रिएट किया था उस टाइम पे हमने एक की भी बनाया था, वो जो की है वो की हम यहाँ से देख सकते हैं, ओके, जैसे कि ये, ओके, देखो यहाँ पे इस मशीन के डिस्क्रिप्शन में हमको ये मिल जाएगा, की पेयर एसोसिएटेड असाइंड एट लॉन्च। तो ये जो भी की पेयर हमने यूज किया है, ये की पेयर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फुल स्टैक डेवऑप्स की ये हमने क्रिएट किया था, ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर में होगा। तो इस फोल्डर को उस की को यूज करके हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। चला गया। आई गेस आई लॉस्ट दैट की, फिर से हमको की बनानी होगी। सी पुटी। तो इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हमको हमारे मशीन में क्लाइंट इंस्टॉल भी होना जरूरी है, दैट इज SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट इंस्टॉल करने, SSH क्लाइंट जो है ये पुट्टी का है, तो ये पुट्टी हमने इंस्टॉल किया था। इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये फुल स्टैक डेवऑप्स VM हमने इंस्टॉल किया था। आई गेस इसमें ये की होना चाहिए, ऑथ क्रेडेंशियल्स, डाउनलोड्स, फुल स्टैक डेवऑप्स की PPK, ओके, फुल स्टैक डेवऑप्स था, ओके, ओके, ये देखो यहाँ पे हमारे पास है फुल स्टैक डेवऑप्स -की.ppk, ये PPK फाइल हमारा जब हमने ये की जनरेट किया था दैट टाइम ये फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका था, राइट। तो ये प्राइवेट की हमको चाहिए। ये इस पुट्टी में ऑलरेडी मैंने ये सेशन सेव करके रखा था, इसलिए ये मुझे मिल गया। तो इस VM को
हम लोड करते हैं, बट इसका आईपी एड्रेस अभी जो है, पहले जो आईपी एड्रेस था दैट इज लास्ट में 115, बट जब भी हम ये इंस्टेंस रिस्टार्ट करते हैं तो हमको एक नया आईपी एड्रेस मिलता है, बिकॉज दिस इज द डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी हमने इसको असाइन नहीं किया है। इसलिए हर बार जब भी हम ये इस इंस्टेंस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गेट अ न्यू इंस्टेंस आईपी। तो ये इंस्टेंस आईपी हमको फिर से अपडेट करना होगा। ओके, इसको हम सेव करते हैं एंड देन क्लिक ओपन। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो एक सेशन शुरू हो जाएगा हमारा पुट्टी का, और हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, और ये ऑथेंटिकेट होके हम इस उबंटू मशीन के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो कमांड है अपना, वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा स्क्रीन का फॉन्ट साइज में चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, इसका अपीयरेंस है चेंज, एंड देन इसको 18 करते हैं। ओके, लाइन। ओके, नाउ यू कैन विजिबल। ओके, तो इसका जो फर्स्ट कमांड है दैट इज CLEAR, क्लियर। ओके, क्लियर से क्या होगा, जो भी हमारा स्क्रीन रहेगा वो स्क्रीन हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट कमांड। ओके, वी हैव टू लर्न, बिकॉज जब भी हम लॉग इन करते हैं तो काफी सारा हमारे स्क्रीन पे दिख जाता है, उसकी हमको जरूरत नहीं है। सो उसके लिए हम उसको क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर कमांड। क्लियर कमांड इज वेरी मीन्स बेसिक, और फर्स्ट कमांड हम वही सीखते हैं। उसके बाद जो भी कुछ हमारा लिनक्स है, जैसे कि हमारा विंडोज मशीन में एक्सप्लोरर होता है, तो एक्सप्लोरर से हम जो भी फाइल्स होते हैं, फाइल फोल्डर, उसका मैनेजमेंट हम करते हैं। उसी तरह से उबंटू का जो है, उबंटू में भी हम, उबंटू या फिर लिनक्स में जो भी फाइल्स है, उस फाइल को मैनेज करने के लिए कुछ कमांड्स हमारे पास है। वो कमांड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फाइल मैनेजमेंट जो है, फाइल मैनेजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। उसमें एलएस एक कमांड है। एलएस का मतलब ये है कि लिस्ट हम कर सकते हैं, जो भी हमारा फोल्डर है, जिस फोल्डर में हम है, उसको एलएस करके हम लिस्ट कर सकते हैं। उस फोल्डर के पूरे फाइल्स फोल्डर हम देख सकते हैं। अभी देखो, ये जो फोल्डर है, ये हमारा उबंटू का होम फोल्डर है। होम फोल्डर में कोई भी फोल्डर या फिर फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी दिखा रहा है। जब भी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम कौन से फोल्डर में है, ये हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जैसे कि ये जो है, फर्स्ट दिस इज द यूजर नेम। ओके, उसके बाद ये आईपी एड्रेस होता है @ ओके, कौन से मशीन पे हम देते हैं। उसके बाद ये आगे जो है, दिस इज द होस्ट नेम, मशीन का जो होस्ट नेम रहेगा, होस्ट नेम यहाँ पे होता है। उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद जो होता है दैट इज द फोल्डर नेम, मीन्स हम कौन से फोल्डर के अंदर है, हमारा अभी कौन से फोल्डर में हम है, वो फोल्डर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जो ये टिल्ट ऑपरेटर, टिल्ट सिंबल है, दिस सिंबल इज फॉर यूजर होम फोल्डर। ओके, यूजर का जो होम डायरेक्टरी रहेगा, होम डायरेक्टरी ये दर्शाता है। उसके बाद जो आगे डॉलर है, डॉलर के बाद हम हमारे कमांड जो है, कमांड्स रख सकते हैं। ये जो पार्ट है, दिस इज द फोल्डर पाथ। उसके बाद कोलन, कोलन के पहले हमारा होस्ट नेम रहेगा। उसके बाद @ और हमारा जो भी यूजर नेम है, जिस यूजर से हमने लॉग इन किया है, वो यूजर नेम वहां पे मेंशन होता है। ये जो एलएस कमांड है, बेसिकली ये एलएस कमांड पूरा हमारा जो भी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए हम ये एलएस कमांड यूज करते हैं। और भी हमारे पास दूसरे कमांड्स है। ओके, जैसे कि ls-l, ओके, ये कमांड है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि इसमें जो भी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, और हिडन फाइल फोल्डर अगर होंगे तो वो हम देख सकते हैं। तो इसमें ls-l किया तो इसमें कोई फोल्डर्स नहीं है, टोटल 0 काउंट यहाँ पे बता रहा है। अगर कोई फाइल्स या फिर फोल्डर होता है तो उसका यूजर परमिशन, उसका ओनर कौन है, उस यूजर का, सॉरी, उस फोल्डर का या फिर उस फाइल का ओनर कौन है, उसका यूजर कौन है, वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हम ये -l ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ls-, ये ऑप्शन है, इसका यूज करके हम जो भी हिडन फाइल्स रहेंगे, वो हिडन फाइल्स हम देख सकते हैं। ओके, ls-l, ये भी कर सकते हैं। इसका यूज करके हम जो भी लिस्टिंग रहेगा, जो भी डायरेक्टरी लिस्टिंग रहेगी, वो हम लिस्ट में देख सकते हैं, एक वर्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं, अलॉन्ग विथ उसका जो भी यूजर रहेगा, यूजर ग्रुप रहेगा, वो हम देख सकते हैं। देखो, जो भी हमारा उबंटू में जो भी फाइल्स रहते हैं, उसको अगर हमको हाइड करना है तो उसका शुरुआत डॉट से किया जाता है। जो भी डॉट से शुरुआत होगा उसका फाइल का नेम, तो वो बाय डिफॉल्ट वो फाइल्स या फिर वो फोल्डर हिडन हो जाते हैं। ये जो फोल्डर है, फोल्डर ब्लू स्क्रीन में दिखते हैं, ब्लू कलर में मोस्टली दिखते हैं। ओके, ये पुट्टी में अगर यूज करेंगे तो ब्लू स्क्रीन में, ब्लू कलर में जो भी हमको दिखेगा दैट इज द फोल्डर। और जो नॉर्मल अपना नॉर्मल कलर में जो है, व्हाइट कलर में, दैट इज योर फाइल। तो इसमें देखो, ये डॉट वाला जो है दैट इज फोल्डर,
मीन्स वो करंट फोल्डर है, करंट फोल्डर के लिए सिंगल डॉट होता है। उसके बाद डबल डॉट, इसका मतलब इसका पेरेंट फोल्डर जो है वो पेरेंट फोल्डर में हम जा सकते हैं, पेरेंट फोल्डर के लिए डबल डॉट यूज किया जाता है। एंड देन दिस इज द फाइल, ओके, बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश आरसी, ये जो है ये फाइल्स है, सिंगल फाइल्स। उसके बाद डॉट कैशे, ये एक फोल्डर है। डॉट एसएसएच, ये भी एक फोल्डर है। डॉट प्रोफाइल, ये फाइल है। इस तरह से जो है ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने एलएस हाइफन यल जो किया, यल करने के बाद जो ये टेबल हमारा टेबल फॉर्मेट में जो लिस्ट आता है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है, दिस फर्स्ट कॉलम इज फॉर परमिशन। इसमें जो भी परमिशन है वो परमिशन हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये यूजर नेम होता है, यूजर कौन सा, ये जो फाइल है ये इस फाइल को किस यूजर ने बनाया हुआ है, वो यूजर का फाइल यहाँ पे मिल जाता है। और इस फोल्डर में कितने फाइल्स है या फिर कितने फोल्डर्स है उसका काउंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है दिस इज द यूजर ग्रुप। ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर कौन से यूजर ग्रुप के अंडर आता है वो यूजर ग्रुप हमको मिल जाएगा। फर्स्ट इज यूजर एंड सेकंड इज यूजर ग्रुप। उसके बाद जो है इसका फाइल का साइज जो है, फाइल का या फिर डायरेक्टरी का जो भी है उसका साइज क्या है, ये हमको बाइट में मिल जाता है। उसके बाद जो है दैट इज द डेट, ये कब क्रिएट हुआ है, इसका डेट और टाइम हमको मिल जाएगा। ओके, फाइल क्रिएशन डेट और फोल्डर क्रिएशन डेट जो भी रहेगा ये हमको मिल जाएगा। एंड देन लास्ट में जो है उस फोल्डर का नाम या फिर जो भी फाइल रहेगा, फाइल फोल्डर, दैट फाइल फोल्डर नेम वी कैन गेट। तो ये जो परमिशन है, इस परमिशन को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें टोटल इसमें यूजर, यूजर ग्रुप और पब्लिक यूजर, ऐसे तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर होते हैं। उनका जो परमिशन है, उनका परमिशन यहाँ पे सेट किया जाता है। इसको हम जब परमिशन देखेंगे उस टाइम पे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, ये जो एलएस है, एलएस और ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो यूज करेंगे, एलएस हाइफन ए और हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, ये ऑप्शन है ऑलरेडी यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हमको सर्च करना है या फिर किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन का ही हमको लिस्ट करना है, तो उसके लिए हम एलएस हाइफन उसके बाद जो भी एक्सटेंशन है पार्शियल, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे डॉट डीओसी अगर करते हैं, ओके, स्टार डॉट डीओसी मीन्स कोई भी फाइल रहेगा उसका एक्सटेंशन अगर डॉट डीओसी से एंड होता है, देन वो जो फाइल्स है वो फाइल सारे एक्सटेंशन मीन्स वो सारे लिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यस शुरू करते हैं। ओके, यस एंड देन स्टार। तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज करके कोई फाइल्स का हमको फिल्टर करके दिखाना है, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखो इसमें ये कोई फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ls स्टार डॉट CACH कैशे। ओके, तो ये भी फाइल्स है ना, इसका भी कोई फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इस तरह का कोई फाइल नहीं है। ओके, तो बिकॉज यहाँ पे जो फाइल्स है ये सारी हिडन फाइल्स है, तो ये हिडन फाइल जो है, ये हिडन फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। ओके, इसको ऑल करते हैं तो भी ये मिलेगा नहीं, बिकॉज इसका जो सॉरी, ये गलत हमने दे दिया, CACHE। ओके, इस एक्सटेंशन का कोई फाइल नहीं है, इसीलिए वो नहीं दिखा रहा है, बिकॉज इट इज अ हिडन फाइल। हिडन फाइल जो है वो स्टार से नहीं आएगा। जो भी हमको सर्च करना है उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टार और एक्सटेंशन हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद li हाइफन ये का यूज करके हिडन फाइल्स और फोल्डर जो है हम उसको देख सकते हैं। अगर नया फाइल हमको क्रिएट करना है, तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो टच कमांड हम यूज कर सकते हैं, टच और फाइल नेम हम दे सकते हैं। सपोज abc.txt ये फाइल हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके देगा। जो टच कमांड है, टच कमांड हमको एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके दे देगा। इसके लिए हम टच कमांड यूज कर सकते हैं, टच एंड देन फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। जैसे हम करेंगे तो ये फाइल हमारा बन जाएगा। अभी ये फाइल बना है कि नहीं बना है, इसके लिए हम ls कमांड डाल के हम चेक कर सकते हैं। ओके, ls के बाद जो भी उस फोल्डर में फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे, वो फाइल्स फोल्डर हम इसमें देख सकते हैं, दैट इज द ls। और एक तरीका है फाइल क्रिएट करने का, दैट इज नैनो।
ये उबंटू में एक नैनो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। इस टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम जो भी नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी एक नया हम फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज xyz.txt फाइल हम क्रिएट करते हैं नैनो यूज करके। टच यूज करके एमडी फाइल क्रिएट हो जाएगा, और नैनो यूज करने के बाद हम उस फाइल के अंदर कंटेंट भी लिख पाएंगे। ओके, जैसे हम नैनो xyz.txt करेंगे, देन एक एडिटर खुल जाएगा, जैसे हमारा नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस होता है हमारे विंडोज मशीन में। ओके, वैसे ही एक लिनक्स में कमांड लाइन के अंदर एक एडिटर हमारा खुल जाएगा। इस एडिटर के अंदर जो भी हमको कंटेंट लिखना है, दैट कंटेंट वी कैन पुट। दिस इज कंटेंट फ्रॉम xyz.com। ओके, ऐसा कुछ हमने कंटेंट लिख दिया। ओके, उसके बाद कुछ रैंडम कंटेंट हम लिखते हैं। जैसे हमारा कंटेंट लिखना हो गया, लिखना होने के बाद नीचे जो ऑप्शंस है, ओके, नीचे अलग अलग ऑप्शंस है, ये ऑप्शन यूज करके हम ये जो फाइल है, ये फाइल हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसमें राइट आउट के लिए कंट्रोल वो है, उसके बाद कंट्रोल आर के लिए रीड फाइल है। ये अलग अलग ऑप्शंस है। अगर कुछ कट कॉपी पेस्ट करना है या फिर कहीं पे हमको नेविगेट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं। ओके, इसमें कंट्रोल एक्स जो है, कंट्रोल एक्स प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स इसका मतलब ये है कि ये फाइल हम क्लोज करके हम बाहर जा सकते हैं। और एक इसमें ऑप्शन है, दैट इज कंट्रोल यस। कंट्रोल यस करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हम सेव कर सकते हैं। सपोज डायरेक्टली हमने कंट्रोल एक्स कर दिया तो क्या होगा, जैसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स करने के बाद ये हमको पूछेगा कि मीन्स जो भी फाइल है, फाइल इसमें मॉडिफाई हो चुका है, कंटेंट मॉडिफाई हो चुका है, डू यू वांट टू सेव दिस। ओके, सेव करना है, देन वी कैन प्रेस यस, अदरवाइज हम प्रेस कर सकते हैं नो, अदरवाइज प्रेस कर सकते हैं हम कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब ये जो भी ऑपरेशन हमने किया, ये गलती से किया, हमको ये कैंसिल भी नहीं, ये फाइल सेव नहीं करना है, या फिर इसको सेव क्लोज नहीं करना है। ओके, इसे हम कंट्रोल सी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कैंसिल हो जाएगा। देन फिर से अब अगर हम कंट्रोल एक्स करेंगे, देन ये पूछेगा हमको फिर से एस नो। तो इसको हम अगर नो करेंगे तो ये फाइल सेव नहीं होगा और डायरेक्टली क्लोज हो जाएगी। ओके, अगर हम इसको एस करेंगे देन ये फाइल सेव हो जाएगा। हम इसको एस करते हैं, उसके बाद ये हमको फिर से पूछेगा फाइल नेम। ओके, अगर ये फाइल हमको सेव एज करना है तो किसी और फाइल नेम से भी हम इसको सेव कर सकते हैं, या तो फिर अगर सेम फाइल नेम रखेंगे, ओके, जैसे कि XYZ को हमने ओपन किया था इस नोटपैड में या फिर एडिटर में, तो उसी फाइल से हम उसको अगर सेव करेंगे तो एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो रेड हो जाएगा और उस फाइल में कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी हमको सेम फाइल में ही रखना है, तो इसको हम जस्ट हिट एंटर। जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो ये एडिटर जो है, एडिटर क्लोज हो जाएगा। ओके, एंड नाउ फिर से हम एलएस करके देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो एबीसी टेक्स्ट जो पहले एक फाइल थी, अभी 2 फाइल बन चुके हैं। अभी ये जो भी फाइल होते हैं, इस फाइल का कंटेंट अगर हमको देखना है, तो कंटेंट देखने के लिए हमारे पास एक कैट कमांड है, CAT कैट। ओके, कैट का मतलब है कि उस फाइल में जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट ये रीड करेगा, रीड करके हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके लिए हम कैट यूज कर सकते हैं। अभी हम दोनों फाइल में कंटेंट क्या है वो चेक करेंगे। abc.txt कैट स्पेस, उसके अंदर बाद जो भी फाइल रहेगा उस फाइल का पाथ हमको देना है। जैसे हम देंगे तो देखो इस फाइल में कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। फिर से हम कैट करते हैं एंड देन xyz.txt। ओके, नाउ यू कैन सी इसमें जो हमने कंटेंट नैनो टेक्स्ट एडिटर यूज करके जो लिखा था, वो कंटेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मीन्स उसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हम यहाँ पे देख पाएंगे। कंटेंट देखने के लिए कैट कमांड जो है, कैट कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे ये फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, वैसे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि सपोज न्यू dir। ओके, इस तरह से फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, या तो फिर हम इसको बोलेंगे डेऑप्स। ओके, डेऑप्स करके हम एक फोल्डर नया क्रिएट करते हैं। जैसे हम मेक dir डेऑप्स करेंगे तो एक फोल्डर हमारा बन जाएगा। फिर से हम इसको ls करके देखते हैं, तो डेऑप्स का फोल्डर जो है बन चुका है। फोल्डर का जो कलर होता है दैट इज ब्लू कलर। तो देखो हमने फोल्डर बनाया है, इसलिए डेऑप्स जो है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। तो उस फोल्डर के अंदर अगर हमको नेविगेट करना है, उसके लिए हमारे पास cd कमांड है। ओके, cd इज नथिंग बट चेंज डायरेक्टरी। तो हम इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। देखो लिनक्स इज वेरी केस सेंसिटिव। अगर हमारा फोल्डर का नाम शुरू होता है दैट इज फ्रॉम कैपिटल, ओके, जो जैसा हमारा फोल्डर है वैसा ही हमको क्रिएट करना होगा। अगर हम फिर से मेक dir
DVOPS, फिर से अगर हम फोल्डर क्रिएट करने का कोशिश करेंगे सेम नाम से, ओके, लेटर्स आर सेम बट कैपिटल और स्मॉल इज डिफरेंस, ओके, तो इसमें क्या होगा, ये फिर से हमको अलाउ करेगा, वी कैन क्रिएट 2 different folders with same name। हमारे लिए सेम नेम है बट लिनक्स के लिए ये अलग अलग नेम है, बिकॉज उसमें जो केस है दैट इज द केस डिफरेंस, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये दोनों फोल्डर बन जाएंगे। ओके, इसको एलएस करने के बाद आप देख सकते हो कि डेओप्स का डी और वो जो कैपिटल था वो फोल्डर भी बन चुका है, और डी और वी जो स्मॉल है वो फोल्डर भी बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, गलती से अगर हमने CDDVOPS किया, ओके, तो वहां पे क्या होगा, ये स्मॉल वाले फोल्डर में हम चले जाएंगे। ओके, तो मेक श्योर कि ऑलवेज जो भी हमारा फोल्डर का नाम रहेगा या फिर फाइल का नेम रहेगा, ओके, दैट शुड बी केस सेंसिटिव, ओके, दैट इज केस सेंसिटिव, और हमको एक्सेस करते टाइम भी हमको केस सेंसिटिव ध्यान में रख के एक्सेस करना होगा। तो ये लिनक्स का एक बेसिक फीचर है। विंडोज मशीन में हम एक ही फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे, ओके, अगर वो उसका फाइल नेम कैपिटल रहा तो भी वो एक ही फोल्डर कहलाएगा, और स्मॉल रहा तो भी वो एक ही फोल्डर कहलाएगा। मीन्स सेम नाम से फिर से हम फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, मीन्स ओनली लेटर कैपिटल स्मॉल के बेसिस पे हम विंडोज मशीन में फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। बट लिनक्स में केस सेंसिटिव है, इट इज अ केस सेंसिटिव, इसलिए हम सेम नेम का फोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसका केस चेंज हो गया तो फोल्डर हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमारे पास है CD यूज कर सकते हैं, सपोज डेव ऑप्स। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, आपका जो भी लोकेशन है ये लोकेशन चेंज हो जाएगा, हम कौन से फोल्डर के अंदर है दैट फोल्डर लोकेशन विल गेट अपडेटेड हियर। ओके, तो अभी हम डेओप्स फोल्डर के अंदर है। इस फोल्डर को अगर हम एलएस करके देखेंगे तो इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था। सिमिलरली इसमें अगर कोई हमको फाइल क्रिएट करना है या फिर कुछ करना है वो भी हम कर सकते हैं। टच सपोज इसमें भी abc.txt फाइल हम क्रिएट करते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर जो है ये हमने फाइल क्रिएट किया है। ओके, अभी इस फाइल को अगर हमको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए rm कमांड है, rm इज रिमूव, उसके बाद abc.txt फाइल हम इसको दे सकते हैं। ओके, जैसे हम rm कमांड देंगे तो ये फाइल जो है ये फाइल हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, अभी इस फोल्डर के बाहर अगर हमको जाना है तो cd डॉट डॉट हम कर सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब उसका पैरेंट फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ओके, और फिर से हम ls या फिर उसका पाथ हम दे सकते हैं, और फोल्डर के पैरेंट में जाना है, फोल्डर के बाहर हमको आना है तो cd डॉट डॉट हम कर सकते हैं, उससे हम फोल्डर के बाहर आ जाएंगे। अभी अगर हमको फोल्डर डिलीट करना है तो फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए हम rm फोल्डर नेम हम दे सकते हैं। ओके, अभी ये फोल्डर जो है फाइल डिलीट करने के लिए डायरेक्टली हम rm ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट अगर ये फोल्डर है तो फोल्डर डिलीट करने के लिए हमको आर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आर आर का मतलब उसमें जो भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, तो ये हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आर ऑप्शन हमको पास करना होगा फोल्डर डिलीट करने के लिए। अगर कोई फोल्डर है उस फोल्डर का हमको रीनेम उस फोल्डर को रीनेम करना है, या फिर फाइल है फाइल को रीनेम करना है, तो देर इज ऑप्शन mv कमांड हम यूज कर सकते हैं, या फिर रीनेम कमांड भी हमारे पास है। ओके, abc.txt को हमको चेंज करना है, न्यू abc.txt। ओके, इस तरह से फर्स्ट फाइल नेम हमको रीनेम के बाद हमको फर्स्ट फाइल नेम देना होगा, एंड उसके बाद जो भी नया फाइल हमको चेंज करना है वो न्यू फाइल नेम हम दे सकते हैं। ओके, रीनेम नॉट फाउंड, ओके, शायद रीनेम इज देयर। ओके, आई गेस ये जो कमांड है ये कमांड लिनक्स में सॉरी उबुंटू में अवेलेबल नहीं है, बट ये रीनेम जो कमांड है, रीनेम कमांड रेड हैट लिनक्स में अवेलेबल है। ओके, तो रेड हैट में ये रीनेम कमांड यूज कर सकते हैं। अगर उबुंटू में अगर हमको ये रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए mv कमांड है। mv कमांड का यूज इसलिए है कि हम एक फाइल दूसरे लोकेशन पे हम मूव कर सकते हैं। ओके, कट पेस्ट के जैसा जो काम है ये काम ये मूव mv कमांड कर सकता है। तो इसे इसको यूज करके भी हम रीनेम कर सकते हैं। तो mv कमांड यूज करेंगे, एंड देन abc
abc.txt एंड देन न्यू abc.txt। ओके, इससे क्या होगा, जो पुराना फाइल रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और नया फाइल बन जाएगा और उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट नए फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन जस्ट सी, जो पहले हमारे पास abc.txt था, नाउ इट इज बिकम इट इज न्यू abc.txt। इस तरह से ये चेंज हो चुका है। अभी हमारा स्क्रीन भर चुका है, हम इसको क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये कमांड्स हमने बेसिकली देखे। ओके, कैट हमने देखा, उसके बाद कैट में और एक ऑप्शन भी है हाइफन बी का यूज करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि उसमें जो भी कुछ लाइन नंबर है, लाइन नंबर हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि कैट में हमारा xyz.txt में कंटेंट है, तो हम इसको कैट करते हैं, कैट xyz.txt हाइफन बी, तो इसमें लाइन नंबर्स भी बन जाएंगे। सॉरी, हमने एच किया, इट शुड बी बी। ओके, तो इसमें लाइन नंबर भी आ जाएंगे। ओके, लाइन नंबर में 1 में क्या है, 2 में क्या है, वो सारी चीजें लाइन नंबर्स भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये कैट हाइफन बी ये यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास wc कमांड है। wc कमांड का यूज करके उस फाइल में जितने भी वर्ड्स होंगे वो वर्ड का काउंट हम निकाल पाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट है वर्ड काउंट इज wc। ओके, इसमें xyz.txt जब हम करेंगे तो उसमें जितने भी वर्ड्स है वो वर्ड्स का काउंट जो है हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसमें फर्स्ट नंबर ऑफ लाइंस मिलता है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स मिलता है, उसके बाद उस फाइल का जो भी साइज है साइज हमको मिलता है। ओके, दिस इज द थिंग, ये नंबर ऑफ लाइंस। ओके, दैट इज द 6 लाइन। उसके बाद द नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें कितने हैं वो ये सब वर्ड काउंट करके ये हमको दे देगा। उसके बाद इसका एक्चुअल बाइट, ओके, स्पेस कितना है, साइज कितना है, वो साइज हमको मिल जाएगा। एंड देन लास्ट में लास्ट इट इज द फाइल नेम, जो फाइल नेम हमने जिस फाइल से हमने कंटेंट रीड किया था वर्ड काउंट, वो वर्ड काउंट हमको मिल जाएगा। देन सेकेंड, अगर हमको कोई फाइल कॉपी करनी है, ओके, सेम फाइल हमको दोबारा फिर से और एक नया फाइल क्रिएट करना है, देन वी कैन यूज दिस cp कमांड। ओके, cp कमांड से हम फाइल कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास xyz फोल्डर है, cp फॉर कॉपी, xyz.txt ये फाइल है। इस फाइल को हमको फिर से कॉपी करना है विथ सपोज abc.txt, क्योंकि abc फाइल नहीं है अभी, abc का फिर से हम फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ xyz.txt। ओके, जैसे हम cp करेंगे देन वी कैन सी, ओके, दो फाइल्स यहाँ पे बन चुके हैं। एक फाइल जो है abc.txt और दूसरा जो है xyz.txt। xyz.txt ये पहले से ही अवेलेबल था। अभी जो हमने abc.txt किया है ये कॉपी किया है हमने xyz.txt से। ओके, तो इसका कंटेंट हम देखेंगे cat abc.txt। ओके, नाउ यू कैन सी जो xyz.txt में जो कंटेंट था वही कंटेंट abc.txt में है। तो ये सिर्फ सिंपली हमने ये जो xyz.txt है इसको हमने कॉपी करके एक नया फाइल बना दिया, दैट इज abc.txt। इसके लिए हमारे पास cp ऑप्शन है। अगर कोई फोल्डर को भी हमको कॉपी करना है, दैट इज ऑल्सो वी कैन डू cp हम कर सकते हैं। उसके बाद devops अगर ये फोल्डर है, इस फोल्डर को हमको कॉपी करना है। ओके, न्यू मे बी devops, ओके, डेवऑप्स ये हमने कर दिया, तो क्या होगा, ये फोल्डर जो है फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। देखो, जब भी हम डायरेक्टरी को कॉपी करेंगे, फोल्डर को कॉपी करेंगे, तो वहां पे आर ऑप्शन हमको देना होगा। रिकर्सिव मींस उसके अंदर अगर कोई फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे तो वो फाइल्स फोल्डर भी कॉपी हो जाएंगे। इसके लिए ये आर ऑप्शन हमको यहाँ पे पास करना होगा, फॉर आर ऑप्शन फॉर रिकर्सिव। तो फाइल अगर कॉपी करना है तो दैट इज इजी। ओके, एक ही फाइल हमको कॉपी करना है तो डायरेक्टली सोर्स फाइल नेम, जो फाइल हमको कॉपी करना है वो हम रख सकते हैं, उसके बाद जो है न्यू फाइल नेम हम दे सकते हैं। बट डायरेक्टरी के लिए हमको आर ऑप्शन सिलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आर ऑप्शन हम नहीं देंगे तो वो डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगा। ओके, आर ऑप्शन फॉर रिकर्सिव, उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो सारे के सारे नए फोल्डर में कॉपी हो जाएंगे, दैट इज द थिंग। ओके, तो देखो हमने भी ये कॉपी किया डेवऑप्स को न्यू डेवऑप्स के फोल्डर के साथ। ओके, देन यू कैन सी न्यू डेवऑप्स जो है यहाँ पे बन चुका है। अगर इस फोल्डर को अगर हमको मूव करना है किसी और जगह पे, ओके, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी cd न्यू डेवऑप्स हम देखते हैं। ओके, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। ओके, अभी क्या करते हैं कि हमारे पास abc.txt ये फाइल है और xyz.txt ये फाइल है। तो अभी हमारा जो फाइल है abc.txt, इस फाइल को हम हमारे रूट फोल्डर से निकाल के हम abc.devops में मूव कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है mv। उसके बाद जो भी फाइल का पाथ रहेगा, जिस फाइल को हमको मूव करना है उस फाइल का पाथ हमको देना है, दैट इज द abc.txt।
txt, ये हमने दे दिया। उसके बाद डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम हमको देना है, दैट इज न्यू डेवऑप्स। ओके, इससे क्या होगा कि उस फोल्डर के अंदर ये चला जाएगा। ओके, जैसे हम करेंगे तो देखो abc.txt हमारे रूट में नहीं है। नाउ हम इसको देखते हैं, cd न्यू DevOps, इसके अंदर जाके देखते हैं। नाउ यू कैन सी abc.txt जो है ये मूव हो चुका है अपने रूट फोल्डर से जाके, वो न्यू DevOps इस फोल्डर के अंदर मूव हो चुका है। इस तरह से किसी और फोल्डर से किसी और फोल्डर में हम हमारे फाइल्स फोल्डर जो है मूव कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ये mv कमांड हम यूज कर सकते हैं, cp कमांड यूज कर सकते हैं। cp कमांड का यूज है कॉपी के लिए, mv कमांड का यूज है मूव के लिए। मूव मीन्स एक जगह से निकल जाएगा और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा, कट पेस्ट के जैसा। ओके, कॉपी इज फॉर कॉपी पेस्ट और mv फॉर कट पेस्ट। ओके, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, mv हो गया। उसके बाद rm हमने देखा, फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए हमको r ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, सिमिलरली जैसे कॉपी करना है तो कॉपी फोल्डर कॉपी करना है तो उसके लिए भी हमको r ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि cd कमांड हमने देखा, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर हमको जाना है देन वी कैन यूज द cd कमांड। उसके बाद हमारे पास जो डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरी है, डिफॉल्ट रूट है, ओके, वो रूट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूजर का अगर रूट फोल्डर में हमको जाना है, यूजर के रूट फोल्डर में जाने के लिए हम कर सकते हैं cd एंड देन दिस सिंबल, ओके, टिल्ड सिंबल। इससे क्या होगा, यूजर का जो भी रूट फोल्डर रहेगा उस रूट फोल्डर में हम चले जाएंगे। और दूसरा एक ऑप्शन है cd स्लैश। स्लैश मीन्स जो भी अपना सिस्टम है, सिस्टम का जो रूट फोल्डर रहेगा, सिस्टम के रूट फोल्डर में जाने के लिए हम स्लैश यूज कर सकते हैं। सिस्टम मीन्स जहां से हमारा, जैसे कि विंडोज मशीन में सी ड्राइव होता है, वैसे स्लैश का मतलब है कि हमारा जो भी रूट डायरेक्टरी रहेगा, रूट ड्राइव रहेगा, उस रूट ड्राइव में हम चले जाएंगे। यहाँ पे ड्राइव का लेटर नहीं होता है, डायरेक्टली हम स्लैश से हम रूट में चले जाएंगे। ओके, उस रूट में हम अगर हम एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारे सिस्टम के जो भी फोल्डर्स रहेंगे, सिस्टम के फाइल्स फोल्डर्स हम यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें एक होम फोल्डर होता है, cd होम। ओके, तो ये जो होम होता है, इस होम के अंदर यूजर के अलग अलग यूजर फोल्डर्स होते हैं। ओके, जैसे कि अभी देखो, होम फोल्डर के अंदर उबुंटू ये यूजर का फोल्डर है। तो जो भी यूजर लॉगिन करता है उसका एक होम फोल्डर यहाँ पे बन जाता है, दैट इज इनसाइड द होम डायरेक्टरी। जो भी रूट फोल्डर रहेगा, रूट फोल्डर के अंदर एक होम फोल्डर रहेगा, उस होम फोल्डर के अंदर यूजर का यूजर स्पेसिफिक डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाती है, दैट इज द उबुंटू। अभी ये उबुंटू यूजर है तो इसीलिए उबुंटू के यूजर का यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुका है। जैसे हम ये cd उबुंटू करेंगे तो ये फिर से अपना ये टिल्ट वहां पे चला जाएगा। ओके, व्हाई, बिकॉज दिस इज द यूजर होम। ओके, एक तो हम उसको स्लैश होम स्लैश उबुंटू ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली उसको अगर नेविगेट करना है तो डायरेक्टली हम इसको टिल्ट कैरेक्टर यूज करके हम वहां पे जा सकते हैं। ओके, अभी देखो cd स्लैश होम स्लैश उबुंटू, ये भी सेम है, और उसके जैसा cd एंड देन टिल सिंबल, ये भी सेम है। दोनों कमांड का यूज करके हम उसी फोल्डर में, यूजर के रूट फोल्डर में चले जाएंगे। तो ये यूजर का रूट फोल्डर जो है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यूजर के रूट फोल्डर में या फिर यूजर के होम फोल्डर में चले जाएंगे, और सिस्टम के रूट फोल्डर में अगर जाना है देन हमको यूज करना होगा cd एंड स्लैश। तो हम ये यूजर के, सॉरी, सिस्टम के रूट फोल्डर में चले जाएंगे। ओके, ये सिस्टम के अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। इसमें etc जो फोल्डर है, इसमें जो भी हमारा पैकेजेस वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल हम etc फोल्डर में करते हैं। ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के फोल्डर्स है, ये सिस्टम के फोल्डर हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए rmdir, सॉरी mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। डायरेक्टरी अगर रिमूव करना है तो उसके लिए rmdir, ये भी हम कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे कि rm कमांड भी यूज कर सकते हैं। rm कमांड उसमें -r अगर देते हैं तो वो डायरेक्टरी को भी रिमूव कर देगा। और अगर हमको सिर्फ डायरेक्टरी रिमूव करनी है, एम्प्टी डायरेक्टरी, देन ये rmdir ये कमांड भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी देखो हमारे पास cd, हम होम में जाते हैं एंड देन ls। देखो यहाँ पे दो डायरेक्टरीज है, एक डेवऑप्स है और दूसरा न्यू डेवऑप्स है। ओके, तो इसको ls-el करके देखते हैं, देन यू कैन सी, देखो ये जो, ओके, ये जस्ट इट इज द फोल्डर। हाँ, अभी इसको cd डेवऑप्स, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। ओके, उसके बाद हम cd डॉट डॉट, फिर से हम जाते हैं cd डॉट डॉट
एंड देन cd न्यू डेवॉप्स। ओके, यहाँ पे देखो न्यू डेवॉप्स के अंदर एक फाइल है, तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों फोल्डर को rmdir के साथ रिमूव करने का कोशिश करते हैं। rmdir डेवॉप्स। ओके, तो देखो ये rmdir डायरेक्टली, ये एम्प्टी फोल्डर था इसलिए डिलीट हो चुका है। बट अभी देखो rmdir न्यू डेवॉप्स करते हैं। नाउ यू कैन सी ये डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फाइल्स फोल्डर्स है, इसलिए ये डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा। अगर इसके अंदर के फाइल्स फोल्डर भी अगर हमको रिमूव करने हैं, देन हमारे पास एक ऑप्शन है आर। आर ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स है वो सारे के सारे रिकर्सिवली डिलीट हो जाएंगे। ये इस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो rmdir जो है इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। rm इसमें ऑप्शन नहीं है शायद वो। ओके, ये एम्प्टी फाइल रिमूव करने के लिए होगा, तो rm कमांड रिकर्सिवली यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे rm कमांड ही यूज करना होगा। ओके, नॉर्मल rm कमांड यूज करके फिर इसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो फाइल्स फोल्डर्स रिमूव होके अपना जो मेन डायरेक्टरी रहेगा, मेन डायरेक्टरी भी रिमूव हो जाएगा। rmdir जो है ये सिर्फ एम्प्टी जो भी फोल्डर्स रहेंगे उसको रिमूव करने के लिए rmdir यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो emv हो गया, ये जो भी अपना फाइल मूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ls जो है, ls और la ये जो है इसमें हिडन फाइल्स फोल्डर्स भी देख सकते हैं, और उसका जो भी ओनर रहेगा उसका इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कमांड्स है, ये कमांड यूज करके हम बेसिक जो भी अपना फाइल मैनेजमेंट है, फाइल ऑपरेशन रहेगा, ये फाइल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, कोई फाइल क्रिएट करना होगा या फिर उस फाइल को कोई चेंज करना होगा, रीनेम करना होगा या फिर मूव करना होगा, ये सारे ऑपरेशन जो है ये बेसिक बेसिक कमांड यूज करके हम फाइल ऑपरेशन जो है कर सकते हैं। उसके बाद फाइल के परमिशंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे हम कोई भी एलएस करेंगे तो हमको सिर्फ लिस्ट मिलेगा। ls-l जब हम करते हैं तब हमको यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर परमिशंस। ओके, उस फाइल को कौन से परमिशंस है वो परमिशंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 3 ग्रुप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप, ओके ये 3 का फर्स्ट ग्रुप होता है। ओके, उसके बाद सेकंड 3 का ग्रुप होता है, एंड देन थर्ड 3 का ग्रुप होता है। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप इज फॉर यूजर, सेकंड ग्रुप इज फॉर यूजर ग्रुप, और एंड थर्ड ग्रुप इज फॉर पब्लिक यूजर। मीन्स कोई भी अगर यूजर होता है तो उसका जो है दैट इज द लास्ट ऑप्शन। ओके, तो हम इसको देखेंगे। देखो, अगर फर्स्ट जो है 0 अगर करेंगे तो नो परमिशन, अगर 1 रखेंगे, सॉरी दिस इज डिफरेंट थिंग। ओके, इसमें 3 परमिशन होते हैं। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। 3 परमिशन होते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूट, फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज द एग्जीक्यूट, सेकंड जो है रीड, और थर्ड जो है दैट इज राइट। ये 3 परमिशन का एक ग्रुप बन जाता है, और ये ग्रुप कौन से यूजर को अप्लाई करना है वो यूजर भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूट। अभी देखो यहाँ पे ये जो फाइल है, इस फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ओके, इस फाइल को हम रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बट ये कौन सा यूजर कर पाएगा? ओके, जैसे कि यहाँ पे जो हम देखते हैं दिस इज द यूजर। ओके, ये यूजर उबुंटू यूजर इसको रीड राइट कर सकता है। ओके, उसके बाद उबुंटू ग्रुप में जो भी यूजर्स रहेंगे वो इस फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, ये ऑप्शन। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज फॉर पब्लिक यूजर, मीन्स कोई भी यूजर अदर देन उबुंटू, मीन्स जो लॉगिन किया है वो यूजर, या फिर जिस यूजर को परमिशन है वो यूजर, या तो फिर उस यूजर का जो ग्रुप है वो यूजर ग्रुप। ओके, इसके अलावा अगर कोई थर्ड यूजर है, ओके जैसे कि वो उबुंटू यूजर भी नहीं है और वो उबुंटू यूजर ग्रुप का पार्ट भी नहीं है, तो ओके ऐसा यूजर जो है, ऐसा यूजर भी इसको रीड कर सकता है, बट वो यूजर इसको राइट नहीं कर सकता। उसको हम जस्ट पब्लिक यूजर भी बोल सकते हैं, अदर यूजर बोल सकते हैं। तो ये जो है ये
मीन्स 3 ग्रुप होते हैं, इसके तरह से हम इसको परमिशन जो है इस फाइल को परमिशन सेट कर सकते हैं। ओके, अभी ये फाइल अगर इस फाइल का अगर परमिशन हमको चेंज करना है तो ये फाइल का परमिशन चेंज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज द CH मोड। CH मोड में हम 2 ऑप्शंस पास कर सकते हैं। ओके, तो एक ऑप्शन जो है दैट इज डायरेक्टली हम इसमें ये रीड राइट XST ये ऑप्शन हम पास कर सकते हैं। ओके, इसमें प्लस माइनस और इक्वल टू ये सेट करने के बाद परमिशन अपडेट करना है, रिमूव करना है, या फिर परमिशन रिसेट करना है, ये ऑप्शन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद CH मोड में हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट नंबर इज फॉर यूजर, सेकेंड इज फॉर जो भी लॉग्ड इन यूजर होगा वो, और उसके बाद थर्ड जो परमिशन है दैट इज फॉर पब्लिक यूजर। ओके, पब्लिक यूजर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो इसमें जो भी परमिशन है, जैसे कि 0 बोलेंगे तो नो परमिशन, 1 इज एग्जीक्यूट परमिशन, एग्जीक्यूट करने का परमिशन रहेगा, 2 इज राइट परमिशन, वो फाइल सिर्फ राइट होगी, उसमें रीड नहीं किया जा सकता। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड डिजिट अगर हम डालेंगे तो उसमें एग्जीक्यूटर राइट का परमिशन रहेगा, एग्जीक्यूट हो सकता है और राइट हो सकता है, बट वो रीड नहीं हो सकता। उसके बाद जो फोर्थ परमिशन है दैट इज द, अगर हम 4 ऐड करेंगे तो सिर्फ उसको रीड का परमिशन मिलेगा, राइट का परमिशन वहां पे नहीं रहेगा, या फिर एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं रहेगा। उसके बाद जो है 5 में 5 नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो उसमें रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन रहेगा। ओके, इसमें क्या है कि रीड का जो है दैट इज द 4। ओके, और उसके बाद एग्जीक्यूट जो है दैट इज 1। तो जब भी हम 5 नंबर रहेगा उस पर फाइल को अगर 5 नंबर हम ऐड करेंगे तो इसमें रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन उसको मिल जाएगा। उसके बाद जो है दैट इज द रीड एंड राइट, अगर 6 हम प्रेस करेंगे तो उसमें रीड और राइट ये दोनों का परमिशन उसमें मिल जाएगा। अगर 7 रहता है, 7 होने के बाद क्या आएगी, 7 का मतलब ये है कि वो जो फाइल है वो एग्जीक्यूट भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, सारा परमिशन उस फाइल को मिल जाएगा। इसमें 3 डिजिट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट इज फॉर ओनर ऑफ दैट यूजर, ओनर ऑफ दैट फाइल। उसके बाद सेकेंड जो है उसका ग्रुप। ओके, वो जो फाइल है वो फाइल कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन से यूजर ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप को परमिशन, उस ग्रुप में जो जो यूजर रहेंगे वो सारे यूजर इस फाइल को उस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। और थर्ड जो है दैट इज द पब्लिक यूजर, पब्लिक मीन्स कोई भी यूजर रहेगा। ओके, वो एक तो यूजर भी नहीं है और उस यूजर ग्रुप का पार्ट भी नहीं है। ओके, ऐसा यूजर जो है वो यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करना चाहिए ये हम इस नंबर से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें 3 डिजिट हमको पास करने होंगे, तो ये हमारा फाइल जो है फाइल का परमिशन चेंज हो जाएगा। ओके, अभी हम हमारा जो फाइल है इस फाइल का परमिशन हम चेंज करके देखते हैं। ओके, जैसे कि ये जो फाइल है इस फाइल को परमिशन हम यही देंगे कि अदर यूजर को हम परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ जो भी ओनर रहेगा उस ओनर को हम परमिशन देंगे और किसी और यूजर को परमिशन नहीं देंगे। ओके, उसके लिए हमको CH मोड कमांड देना होगा, CH मोड एंड देन परमिशन दे सकते हैं। अभी देखो फर्स्ट जो है ओनर जो रहेगा उसको फुल एक्सेस दे देंगे। उसके बाद जो ओनर ग्रुप है उस ओनर ग्रुप को भी हम फुल परमिशन देंगे, और जो अदर यूजर है अदर यूजर को हम कोई परमिशन नहीं देंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 770 ये हम कर परमिशन रख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, CH मोड हमको देना होगा एंड देन कौन से फाइल को हमको परमिशन देना है, दैट फाइल नेम हमको यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज xyz.txt। ओके, उसके सॉरी पहले हमको ये परमिशन देना होगा, दैट इज 770, ये परमिशन हमको सेट करना है। मींस ओनर के लिए फुल एक्सेस रहेगा, फुल एक्सेस मींस 7। उसके बाद जो है दैट इज 7 फॉर ओनर ग्रुप। ओके, ओनर और ओनर ग्रुप दोनों को हमने फुल परमिशन दे दिया, और जो पब्लिक यूजर रहेगा अदर यूजर को हमने 0 सेट कर दिया। मींस इसका मतलब ये है कि अदर यूजर इस फाइल को ना रीड कर सकता है ना देख सकता है। ओके, कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये हो गया। CH मोड कमांड नहीं है अवेलेबल। CHMODE हो गया। ओके, CH मोड एंड देन 770 and then xyz.txt। ठीक है, नाउ यू कैन सी ls-l। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओनर के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट का तीनों परमिशन मिल गए। उसके बाद जो ओनर ग्रुप है उसको भी परमिशन मिल गया,
RWX मीन्स वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होते हैं उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर बन जाता है। ओके, जैसे हमने फोल्डर के लिए ब्लू कलर देखा, और नॉर्मल फाइल या फिर फोल्डर नॉर्मल फाइल जो होती है उसका जो कलर होता है रेगुलर अपना व्हाइट कलर होता है। वैसे एग्जीक्यूटेड मीन्स जिस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसका जो कलर रहेगा दैट इज ग्रीन कलर। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर बन चुका है। उसके बाद जो थर्ड पब्लिक यूजर रहेगा, उस पब्लिक यूजर को कोई कोई परमिशन हमने यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, वहां जहां पे डैश होता है दैट इज द नो परमिशन। तो ये जो परमिशन है, इस परमिशन को हम इस तरह से ch मोड यूज करके हम परमिशन दे सकते हैं। ch मोड एंड देन यहाँ पे परमिशन। सपोज हम यहाँ पे 6 अगर कर देते हैं, ओके 6 तो क्या होगा, इसमें रीड राइट का परमिशन रहेगा, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं रहेगा। ओके, नाउ ls-l आप देख सकते हैं कि इसमें रीड राइट का परमिशन ओनर को और ओनर ग्रुप को मिल गया, बट पब्लिक यूजर को वो परमिशन नहीं मिला। अगर हमको सारे परमिशंस सभी को परमिशंस देने हैं, सभी यूजर को, तो हम इसको दे सकते हैं। सपोज पब्लिक यूजर जो है उसको हमको रीड का परमिशन देना है, तो रीड का परमिशन हम उसको दे सकते हैं। उसके लिए हमको मेंशन करना होगा नंबर 4। तो पब्लिक यूजर को 664 हम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ओनर है, ओनर ग्रुप है, वो रीड और राइट कर सकते हैं, बट जो पब्लिक यूजर है, पब्लिक यूजर सिर्फ उसको रीड कर सकता है। ls-l, इससे हम उसका जो परमिशन है, परमिशन हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ch मोड करके हम इसका परमिशन जो है परमिशन चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें ch ओन है, ओनर उसका अगर चेंज करना है तो ओनर भी हम चेंज कर सकते हैं। ओनर चेंज करने के लिए हमको ch ओन कमांड यूज करना है, एंड देन यूजर नेम और यूजर नेम या फिर उसका यूजर आईडी जो रहेगा, यूजर आईडी हमको मेंशन करना है, एंड देन यूजर ग्रुप क्या, यूजर ग्रुप भी हमको चेंज करना है। देन कोलन देके उस यूजर ग्रुप का नेम हम मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी फाइल फोल्डर रहेगा उस फाइल फोल्डर का हम ओनर चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमारे पास एक रूट यूजर ls-l, हम ll कमांड भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट ls-l, अगर हमको यूज करना है तो ll भी यूज कर सकते हैं। ll और ls-l ये दोनों सिमिलर काम करते हैं। ll में जो भी हिडन फाइल्स रहेंगे, हिडन फाइल्स भी हम देख पाएंगे, और उसका पूरा परमिशन के साथ ये टेबल भी हमको मिल जाता है। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो पैरेंट फोल्डर है, पैरेंट फोल्डर का ओनर रूट है। ओके, ऐसे अगर कोई हमारा फाइल है, उस फाइल का ओनर अगर हमको चेंज करना है तो ओनर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ch own कमांड है, chown। ओके, एंड देन कौन सा यूजर चेंज करना है, यूजर ग्रुप चेंज करना है, वो हमको मेंशन करना होगा। अभी हमारे पास रूट यूजर है जो कि सुपर एडमिन यूजर होता है बाय डिफॉल्ट। रूट हम करते हैं, और उसका जो ग्रुप है, ग्रुप भी चेंज करते हैं रूट। एंड देन किस फाइल का हमको करना है, उस फाइल का हम नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट इज xyz.txt का हम ओनर जो है चेंज कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी ऑपरेशन नॉट परमिटेड, बिकॉज ये जो रूट यूजर जो है, रूट यूजर का एक्सेस हमारे पास नहीं है। जो यूजर हमने लॉग इन किया है दैट इज द उबुंटू यूजर, और उबुंटू यूजर कैन नॉट चेंज इट्स ओनर टू रूट यूजर। ओके, उसके लिए हम क्या करना होगा, इसके लिए हमको sudo कमांड यूज करना है। sudo कमांड यूज करने के बाद जो भी उसका ओनर रहेगा, ओनर वी कैन चेंज। ये सुपर एडमिन का परमिशन, सुपर एडमिन के राइट्स लेकर हम ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है दैट इज द sudo कमांड। ओके, sudo कमांड यूज करेंगे तो रूट यूजर का एक्सेस हमको टेम्परेरी मिल जाता है, और उसके थ्रू, उस रूट यूजर के थ्रू हम ये जो परफॉर्मेंस है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, sudo chown, उसके बाद रूट रूट हमने चेंज कर दिया, एंड देन xyz.txt। ओके, अभी इसको हम फिर से लिस्ट करके देखते हैं। देन यू कैन सी, देखो यहाँ पे उसका जो ओनर था, ओनर हमने चेंज कर दिया, यूजर ग्रुप भी हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो ऑप्शन है ओनर चेंज करने के लिए हम ch own कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपना फाइल मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट हो गया। अगर हमको यूजर मैनेज करना है तो यूजर मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कमांड्स है, वो कमांड्स हम दे सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है तो यूजर ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमारे पास ग्रुप ऐड कमांड है। ओके, ग्रुप ऐड कमांड करके हम नया ग्रुप जो है ऐड कर सकते हैं। ओके, ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड, एंड देन ग्रुप नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं।
ओके अभी ये सिमिलरली नया ग्रुप जो क्रिएट करना है दैट इज नॉट पॉसिबल विथ नॉर्मल यूजर, उसके लिए भी हमको सुपर यूजर चाहिए या फिर रूट यूजर चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे sudo कमांड एंड देन क्रिएट ग्रुप। तो ये ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा। और ग्रुप का अगर परमिशन हमको चेंज करना है या फिर ग्रुप को हमको चेंज करना है, ओके देन उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रुप मॉडिफिकेशन, ग्रुप मॉड। ओके उसके बाद हमको हाइफन एन देना होगा एंड देन जो भी ग्रुप का नेम रहेगा दैट मॉडिफाइड नेम वी कैन पुट, और एग्जिस्टिंग जो भी नेम रहेगा एग्जिस्टिंग नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। और ग्रुप का अगर ग्रुप अगर हमको डिलीट करना है देन ग्रुप नेम हम ग्रुप DEL कमांड यूज कर सकते हैं, और उस ग्रुप का जो भी नेम रहेगा वो नेम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जस्ट हमारा जो ग्रुप है यूजर ग्रुप जो रहेगा यूजर ग्रुप हम मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद यूजर ऐड ये ऑप्शन है, यूजर ऐड करके नया यूजर जो भी हमको क्रिएट करना है वो नया यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके इसमें कुछ ऑप्शंस है। होम डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए वो होम डायरेक्टरी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद -G इसमें ग्रुप नेम, ये जो यूजर नया यूजर बनेगा उसका यूजर ग्रुप कौन सा होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद -M -शेल -S इसमें डिफॉल्ट उसका जो भी कमांड लाइन टूल रहेगा, ओके शेल कौन सा होना चाहिए वो शेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद -U उसमें यूजर आईडी मेंशन कर सकते हैं, जिस यूजर से वो लॉगिन कर पाएगा वो यूजर आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके उसके बाद उसका जो भी अकाउंट नेम रहेगा वो अकाउंट नेम मेंशन करके हम ये यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है, यूजर ऐड -D उसका जो भी फोल्डर रहेगा इस तरह से हम ये यूजर जो है क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक नया यूजर क्रिएट करेंगे दैट इज यूजर ऐड -D जो है दैट इज द होम डायरेक्टरी। जैसे हम ये /home/abc करेंगे तो abc जो है abc फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, और जब भी ये यूजर लॉगिन करेगा तब ये abc फोल्डर उसका डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी रहेगा। ओके एंड देन उसके बाद ये कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, ग्रुप हमने यहाँ पे मेंशन किया दैट इज द उबुंटू ग्रुप में जाना चाहिए, या फिर हमारा जो भी नया ग्रुप हमने क्रिएट किया उस ग्रुप में वो हम इस यूजर को ऐड कर सकते हैं। ओके उसके बाद जो इसका डिफॉल्ट शेल रहेगा वो शेल कौन सा है दैट इज द बिन बैश। ओके ये डिफॉल्ट जो बैश हमारा एक्सटेंशन होता है जो कमांड लाइन टूल होता है उसको बैश बोला जाता है, शेल जो है उस शेल को, तो ये बैश हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन यूजर नेम जो है दैट इज द ABC। ओके जैसे हम इसको करेंगे फिर से हमको सुपर यूजर से करना होगा, सो sudo एंड देन क्लिक, तो ये यूजर हमारा बन गया। तो इस यूजर से हम लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन ABC विदाउट इफेक्टिव रूट। ओके इसमें रूट फोल्डर आई थिंक बना नहीं है, इसको फोल्डर हमको बनाना होगा। ओके CD रूट होम एंड देन देखो यहाँ पे जो फोल्डर है ये फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। ओके ABC यूजर बन चुका, उस यूजर का जो फोल्डर है वो फोल्डर भी यहाँ पे बन चुका है। ओके इस तरह से हम इस यूजर का यूजर जो है यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं, और इस यूजर को जो भी परमिशंस देने हैं वो परमिशंस वगैरह हम सेट कर सकते हैं। और इस यूजर का मॉडिफिकेशन अगर करना है, इसमें अगर इस यूजर का नेम चेंज करना है ओके या फिर उसका जो भी डायरेक्टरी चेंज करना है ओके दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ यूजर मोड। और ये अगर यूजर हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूजर डिलीट। ओके यूजर DEL। उसके बाद हमको -R ये कमांड यूज करना होगा। इससे क्या होगा कि इसके जो भी रिलेटेड ऑपरेशन परमिशन है या फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इसमें डिलीट हो जाएगा। ओके उसके लिए हम ये यूजर DEL कमांड ये यूज कर सकते हैं। ये जो लास्ट कमांड है लास्ट कमांड यूज करके जो भी हमारा लास्ट लॉग्ड इन यूजर क्या था ओके उसके इंफॉर्मेशन हम इसमें देख सकते हैं। जो भी लॉग्ड इन यूजर को किसने लॉगिन किया था कौन से टाइम पे लॉगिन किया था वो लॉगिन हिस्ट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए लास्ट कमांड हमको ऐड करना है। W कमांड है, W कमांड यूज करके जो भी लॉग्ड इन यूजर है वो लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। मीन्स अभी इस मशीन में जितने यूजर ने लॉगिन किया है वो सभी लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। अगर कॉन्करेंट बहुत सारे यूजर अगर इसने इस मशीन में लॉगिन किया है तो वो इंफॉर्मेशन हम इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आईडी जो भी यूजर लॉगिन किया है उसका यूजर आईडी देखने के लिए हम आईडी कमांड यूज कर सकते हैं। इसमें उस यूजर का यूजर आईडी मिल जाएगा, उसके बाद उसका जो भी ग्रुप रहेगा ग्रुप आईडी मिल जाएगा, और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी उस यूजर के रिलेटेड।
उसके बाद ग्रुप्स कमांड यूज करके जितने भी हमारे पास कमांड है वो कमांड हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ग्रुप्स इसमें देखो उबुंटू एडीएम और जो ग्रुप है, अब शायद हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था वो डिलीट कर दिया वो ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप हम यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ग्रुप्स हैं। और किसी स्पेसिफिक यूजर का ग्रुप अगर देखना है तो वो यूजर का ग्रुप भी देख सकते हैं। ओके, ग्रुप्स एंड देन यूजर नेम हमको यहाँ पे मेंशन करना है। इससे क्या होगा कि वो यूजर कौन से ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, कौन से यूजर का पार्ट है, यूजर ग्रुप का पार्ट है, वो सारे यूजर ग्रुप का लिस्ट जो है ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो यूजर मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। जितने भी यूजर्स है या फिर यूजर ग्रुप है, ये यूजर और यूजर ग्रुप का मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास बेसिक बेसिक कमांड्स है। ये कमांड यूज करके हम कमांड लाइन थ्रू यूजर मैनेज कर सकते हैं। और एक बेसिक कमांड है जो भी हिस्ट्री कमांड है, दिस इज द जनरल कमांड। हिस्ट्री कमांड का यूज करके जितने भी हमने अभी तक कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं वो सारे कमांड जो है, कमांड का हिस्ट्री हमको मिल जाता है। ओके, देखो अभी हमने लास्ट जो कमांड दिया दैट इज हिस्ट्री। उसके पहले हमने क्लियर कमांड दिया था, उसके पहले ग्रुप्स उबुंटू दिया था। ये जो कमांड्स का हिस्ट्री है, ये कमांड्स का हिस्ट्री हमारा यहाँ पे बन जाता है। कौन सा कमांड हमने एग्जीक्यूट किया वो कमांड की हिस्ट्री भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, कौन से कभी गलती से अगर कोई हमने कमांड एग्जीक्यूट किया है तो वो हम इस हिस्ट्री में देखकर उसका पता लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द यूजर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद फाइल का जो परमिशन है, डायरेक्टरी मैनेजमेंट है, ये ऑप्शन हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन हमारे मशीन में इंस्टॉल करना होगा तो वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, उसके लिए लिनक्स मशीन में एपीटी कमांड है। एपी विद द हेल्प ऑफ एपीटी कमांड वी कैन इंस्टॉल और मैनेज एप्लीकेशंस। जो भी पैकेजेस रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेंगे, वो मैनेज करने के लिए हम एपीटी कमांड यूज कर सकते हैं। इस एपीटी कमांड में ऑप्शंस है जैसे कि इंस्टॉल कमांड है, अपडेट है, रिमूव है, पर्ज है, ऑटो मर्ज एंड अपग्रेड। ये कमांड से ये कमांड यूज करके हम हमारे पैकेजेस जो है मैनेज कर सकते हैं। सपोज हमको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम पहले एपीटी अपडेट करते हैं। ओके, एपीटी अपडेट करने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा रिपोजिटरी रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर का एक लोकल रिपोजिटरी होता है हमारे लिनक्स मशीन में और एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। तो लोकल रिपोजिटरी में कुछ डेफिनेशन मींस कुछ उसका लिंकिंग होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का वर्जन रहा या फिर उसका अभी जो जहां से हम उसको उस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है एक लोकल रिपोजिटरी में होती है। और वो लोकल रिपोजिटरी अपडेट करने के लिए हम एपीटी अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये एपीटी अपडेट कमांड यूज करेंगे तो जो भी हमारा लोकल रिपोजिटरी रहेगा, लोकल रिपोजिटरी ये सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ सिंकअप हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये सिर्फ अगर हम एपीटी अपडेट करेंगे तो ये परमिशन डिनाइड का एरर दे देगा, बिकॉज सुपर यूजर से ये लॉगिन करना होगा या फिर सुपर यूजर से ये कमांड एग्जीक्यूट करना होगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है sudo apt अपडेट। इसे पूरा जो भी लोकल रिपोजिटरी रहेगा उसका पूरा सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ जो भी अप टू डेट पैकेजेस है उस पैकेजेस का इंफॉर्मेशन हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। सिंक होने के लिए ये हम करते हैं। ओके, अगर ये अप टू डेट है तो ये टाइम कम ले लेगा। अगर हमारा रिपोजिटरी काफी पुराना होगा तो वो सिंक करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने nginx सर्वर इंस्टॉल किया था, दैट टाइम हमने ये एपीटी अपडेट कमांड रन किया था, इसलिए यहाँ पे ये फटाफट अपडेट हो चुका है। और अगर कोई पैकेजेस हमको इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम, जो भी पैकेज है वो पैकेज हमको ढूंढना होगा और वो पैकेज नेम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सपोज हमको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है। ओके, जैसे कि सपोज जावा हमको इंस्टॉल करना है, फिर जावा इंस्टॉल करना है सपोज। ओके, तो इसको हम इसके कुछ इसका जो पैकेज है, पैकेज हम ढूंढ सकते हैं। ओपन जेडीके वगैरह मिलता है, वहां से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल जावा ऑन उबुंटू सपोज। तो ये अपना उबुंटू का जो उबुंटू के ऑफिशियल साइट पे आप इसको उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, मीन्स हाउ टू इंस्टॉल, उसका जो भी पैकेजेस रहेंगे वो पैकेजेस वगैरह हम इसमें देख सकते हैं। ओके, तो इसमें इंस्टॉलिंग
ओपन जेडीके। ओके, इसमें दो ऑप्शन है, जावा इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ओपन जेडीके एक रिपोजिटरी यहाँ पे मिलती है, और दूसरा जो है ओरेकल का हॉटस्पॉट। ओके, जहाँ पे ये रिपोजिटरीज रखे होते हैं, वहां से वो रिपोजिटरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम ये ओपन जेडीके के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, क्लिक ऑन द ओपन जेडीके, देन आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट आपको हमको ये करना होगा, ये एपीटी अपडेट। ओके, एपीटी अपडेट होने के बाद हमको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, एपीटी इंस्टॉल डिफॉल्ट जेआरई। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा जो भी जेडीके है, जावा हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, वी कैन जस्ट इंस्टॉल, वी कैन जस्ट रन दिस कमांड। ओके, ये जब भी इंस्टॉल होगा तब ये थोड़ा सा हमको कंफर्मेशन पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज ये कुछ स्पेस भी, हमारा जो हार्ड डिस्क का स्पेस रहेगा, स्पेस भी यूटिलाइज करेगा और ये डाउनलोड भी करेगा। तो ये जस्ट हमको पूछेगा, आफ्टर दिस ऑपरेशन ओके 362 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ये हमको जस्ट कंफर्म करना है। इसके लिए हम यहाँ पे वाई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाई टाइप करके हिट एंटर। तो ये जो भी पैकेज है, ये पैकेज पूरा हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो के ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, वंस इट इज इंस्टॉल्ड, ये जो भी जावा है, जावा हमारे मशीन में हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे जो भी कुछ पैकेजेस रहेंगे, जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, वो एप्लीकेशन इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए जावा वर्जन ये कमांड ऐड करके हम इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर ये इंस्टॉल हुआ है प्रॉपरली, तो ये जावा कमांड हमारे लिनक्स मशीन में आ जाएगा। अगर जावा इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये जावा कमांड हमारे इसमें नहीं अवेलेबल होगा। तो जैसे हमने जावा वर्जन डाल दिया, देन यू कैन सी ओपन जेडीके वर्जन 11। ओके, उसका जो भी 11 वर्जन है अभी लेटेस्ट, ओके, वो 11 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसका डिफॉल्ट वर्जन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जावा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमारे मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसको हमको ये जावा अनइंस्टॉल करना है, तो ये अनइंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है रिमूव। ओके, sudo apt रिमूव एंड देन जावा, ये कमांड हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे जो इंस्टॉल करने के लिए जो हमने कमांड डाला था, वही हमको डालना होगा। सॉरी, ये डिफॉल्ट जेआरई ये हमको रिमूव करना होगा। दिस इज द पैकेज नेम, जो पैकेज नेम रहेगा वही पैकेज नेम से हमको रिमूव करना होगा, जावा रिमूव नहीं हो सकता। ओके, जैसे ही करेंगे तो ये फिर से हमको कंफर्मेशन पूछेगा, इसको हमको यस करना है एंड देन क्लिक हिट एंटर। जैसे ये हिट एंटर करेंगे तो ये जितने पैकेजेस जावा के लिए रिक्वायर्ड थे, वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके थे। और उसके साथ साथ ये पैकेजेस, जैसे हमने ये जीआरई अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये जो पैकेजेस है, ये पैकेजेस भी रिमूव होना जरूरी है। इसके लिए एक ऑप्शन है, दैट इज ये देखो, ये पैकेजेस यहाँ पे क्या होता है कि द फॉलोइंग पैकेजेस वेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड एंड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे, जैसे जावा हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके साथ साथ ये सपोर्टिंग जो पैकेजेस थे, ये पैकेजेस भी इंस्टॉल हुए थे। बट अभी इस पैकेज का कोई यूज नहीं है, बिकॉज जावा हमने रिमूव कर दिया, बट ये पैकेजेस भी हमारे मशीन में होते हैं। तो ये पैकेजेस को हमको पूरा क्लीन करने के लिए देयर इज अ कमांड sudo apt auto remove, ये कमांड यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी कैशे में, हमारे मशीन में अगर कैशे में है, या फिर वो पैकेजेस अभी भी इंस्टॉल्ड है, उस पैकेज की कोई जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो जो पैकेजेस है, वो पैकेजेस अपने आप रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हम apt ऑटो रिमूव कर सकते हैं, जिससे जो भी नॉट रिक्वायर्ड पैकेजेस रहेंगे, वो सारे पैकेजेस अपने आप रिमूव हो जाएंगे। देखो, ये सारे इतने पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे जावा के साथ, बट अभी जावा अनइंस्टॉल हमने कर दिया। जावा तो अनइंस्टॉल हो गया, बट जो उसके सपोर्टेड पैकेजेस थे, वो पैकेजेस अभी भी हमारे मशीन में थे। तो ऑटो रिमूव करने की वजह से जो भी पैकेजेस थे, वो सारे पैकेजेस हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अपडेट कमांड जो अभी हमने देखा, रिमूव कमांड अभी देखा। पर्ज पर्ज में क्या होता है कि जो भी हमारा पैकेज हमने इंस्टॉल किया, वो पैकेज कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हम ये पर्ज कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, ये अपना रिमूव करने के बाद वो पैकेजेस रहेंगे हमारे इसमें, और उसके बाद ऑटो रिमूव करके हम उसको कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये पर्ज भी कर सकते हैं। पर्ज करने से भी जो भी पैकेजेस रहेंगे, वो पैकेजेस हम इसको रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं है, तो इसके रिलेटेड जो भी पैकेजेस है, वो पैकेजेस भी रिमूव नहीं होंगे। ओके, फिर से हम इसको
इंस्टॉल करते हैं। ओके, इंस्टॉल डिफॉल्ट जीआरई। ओके, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ओके, पर्ज करने के बाद कंप्लीट रिमूव हो जाएगा जो भी सपोर्टेड, जो देखो इसमें काफी सारे पैकेजेस अभी डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहे हैं, तो ये जो सपोर्टेड पैकेजेस है, पैकेजेस भी रिमूव करने का काम ये पर्ज कमांड करेगा। ओके, फर्स्ट डिफॉल्ट जीआरई, तो इसमें जो भी पैकेजेस है वो पैकेजेस भी इसमें पहले तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, और अनइंस्टॉल के साथ साथ बाकी जो भी पैकेजेस रहेंगे वो पैकेजेस भी इसमें रिमूव कर देगा। ओके, तो ये अपना था बेसिक, जो भी कुछ हमको सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे तो ये इंस्टॉल हम कर सकते हैं। इस तरह से इंस्टॉल और रिमूव करने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वेब सर्वर, अलग अलग वेब सर्वर होते हैं, वो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए भी ये एपीटी कमांड हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें sudo एक nginx सर्वर जो है वो सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं। nginx सर्वर इंस्टॉल करने के लिए भी आप जो कमांड है, कमांड यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ओके, तो इस उबुंटू के साइट पे जाके nginx सर्च कर सकते हैं। जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे हमको कमांड मिल जाएंगे। ओके, इंस्टॉल के कमांड्स मिल जाएंगे, और ये यूज करके हम इसको, इस nginx को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉलिंग nginx। तो देखो इसमें इट इज वेरी सिंपल कमांड, एपीटी अपडेट करना है, उसके बाद एपीटी इंस्टॉल nginx। ओके, ये हमको कमांड रन करना है। अपडेट अभी अभी किया है तो दोबारा फिर से हमको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब अपडेट काफी दिनों से अगर हमने नहीं किया है, उस टाइम पे नया पैकेज इंस्टॉल करने से पहले हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर रिसेंटली किया है तो ये अपडेट करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये nginx सर्वर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। वंस इट इज इंस्टॉल, तो ये देखो ये अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि nginx इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। ओके, न्यू वर्जन ऑलरेडी है, तो ये जो अनवांटेड पैकेजेस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। जब कोई पैकेज ऑलरेडी होता है तो फिर से वो दोबारा इंस्टॉल नहीं हो सकता। ओके, nginx देखो यहाँ पे nginx इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, तो ऑलरेडी वो इंस्टॉल है, तो फिर से इंस्टॉल नहीं होगा। इसके साथ साथ दूसरा भी, अगर कोई पैकेज हमको इंस्टॉल करना है तो वो पैकेज हमको ढूंढना है, और वो पैकेज अगर एपीटी में है तो उस तरह से हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एपीटी के रिपोजिटरी में नहीं है तो उसको रिमोटली, उसका डेबियन पैकेज होता है .deb, वो पैकेज हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टॉलेशन का तरीका है, वो इंस्टॉलेशन के तरीके हम अलग अलग पैकेज में अलग अलग कर सकते हैं। जब भी हमको वो इंस्टॉलेशन करना होगा, दैट टाइम वी विल डिस्कस दैट। तो अभी आगे जो है सर्विस मैनेजमेंट, सर्विस जो भी है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में रनिंग होता है, ओके, तो वो सर्विस, उसका एक सर्विस क्रिएट होता है, और वो सर्विस का भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये nginx सर्वर जो है, nginx सर्वर बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके, सो दैट इज द सर्विस। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका जो सर्विस है वो सर्विस भी इंस्टॉल हो जाता है। एक तो वो सर्विस को हमको मैन्युअली स्टार्ट करना होगा, मैन्युअली स्टॉप करना होगा, या तो फिर हम उसका स्टेटस जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है, दैट इज द सर्विस कमांड। और उसके बाद हमको जो भी सर्विस का कमांड हमको स्टेटस चेक करना है वो देख सकते हैं। ओके, ये जो सर्विस है, सर्विस को भी हमको रूट यूजर की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं sudo sudo एंड देन सर्विस, सर्विस कमांड है। सर्विस कमांड के बाद जो सर्विस का स्टेटस देखना है, या फिर जिस सर्विस को हमको मैनेज करना है, उस सर्विस का नाम हमको यहाँ पे देना होगा, दैट इज द nginx। ओके, nginx सर्विस, इसका हमको स्टेटस चेक करना है। ओके, हम यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो nginx सर्विस जो है वो रनिंग है, स्टॉप है, क्या है उसका स्टेटस जो है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर इस सर्विस को हमको बंद करना है, देन वी कैन स्टॉप ऑल्सो। ओके, nginx को सर्वर को हमने स्टॉप कर दिया। इसका फिर से अगर स्टेटस चेक करेंगे, देन यू कैन सी इट इज द इनएक्टिव। ओके, इसका जो स्टेटस है ये इनएक्टिव हमको दिखेगा। अगर वो रनिंग है तो एक्टिव दिखेगा, अगर रनिंग नहीं है तो इनएक्टिव दिखेगा। इस सर्विस को फिर से अगर हमको स्टार्ट करना है, देन स्टार्ट कमांड या फिर स्टार्ट ऑप्शन यूज करके हम उस सर्विस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसका अगर हम स्टेटस चेक करेंगे, देन यू कैन सी नाउ nginx सर्वर इज रनिंग।
तो ऐसे जो मीन्स अलग अलग सर्विसेज होते हैं, वो सर्विसेज कभी कभी हम पैकेजेस जो भी इंस्टॉल करते हैं तो उस पैकेजेस के साथ वो सर्विसेज आते हैं, और उस सर्विसेज को हमको कभी कभी रिस्टार्ट करने की जरूरत होती है। तो रिस्टार्ट कमांड भी हमारे पास है, स्टार्ट है, स्टॉप है और रिस्टार्ट है। तो रिस्टार्ट कमांड से क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और फिर से इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द रिस्टार्ट। तो ये जो कमांड है स्टॉप, स्टार्ट, रिस्टार्ट या फिर स्टेटस, ये कमांड सर्विस को यूज करके उसका जो भी सर्विस नेम रहेगा दैट सर्विस नेम वी हैव टू मेंशन। ओके, उसके बाद ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये अपना बेसिक जो सर्विस मैनेजमेंट के लिए कुछ कमांड्स है। जनरल कमांड से जैसे कि हमने हिस्ट्री कमांड हम नीचे रखते हैं। जनरल कमांड में एक हिस्ट्री कमांड भी है, इसका यूज हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है कंट्रोल सी से जो भी कुछ हमारा ऑपरेशन रहेगा वो ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए हम कंट्रोल सी जो है यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, देखो ये हम इसका स्टेटस देखते हैं। स्टेटस देखने के बाद हमारा एक नया नया कमांड विंडो खुला नहीं है। ओके, बिकॉज ये इसी स्टेटस के अंदर जा चुका है। ओके, इस स्टेटस का अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस स्टेटस के बाहर अगर हमको आना है तो कंट्रोल सी करके हमको इससे बाहर आ सकते हैं, जिससे हमारा नया कमांड लाइन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। देन वी कैन एंटर न्यू कमांड। ओके, तो इसीलिए कंट्रोल सी करके हम एग्जिस्टिंग जो भी हमारा ऑपरेशन रहेगा वो ऑपरेशन हम कैंसिल कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कंट्रोल सी ऑप्शन है। कोई भी ऑपरेशन है या फिर कोई भी सर्विस रनिंग है कहीं पे किसी अंदर किसी सर्विस के अंदर इन बिटवीन है और उसे हमको बाहर आना है, तो वहां पे कंट्रोल सी ऑप्शन यूज करके या फिर कंट्रोल सी कमांड यूज करके हम देख सकते हैं। ओके, और भी काफी सारे कमांड्स है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इतना जो भी कमांड्स हमने देखा है, दिस कमांड्स आई विल शेयर विथ यू। तो ये कमांड्स जो है ये कमांड्स का प्रैक्टिस करो, एंड जो भी कुछ डाउट होंगे आप आपके डाउट पूछ सकते हो। यस, आपके कोई डाउट होंगे या फिर